दोस्तों, आप सभी लोग सिद्धार्थ शुक्ला और सुशांत सिंह राजपूत को तो जानते ही होंगे, मगर क्या आपको ये पता है इन दोनों की मृत्यु कैसे हो गई? क्या सचमुच बॉलीवुड के कुछ बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इन दोनों से ही जलते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इन दोनों को ही अपने रास्ते से हटा दिया? 14 जून 2020 वो सुबह जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल पर एक शव मिला। लेकिन ये कोई आम मौत नहीं थी दोस्तों, ये था सुशांत सिंह राजपूत, एक आउटसाइडर जिसने अपनी मेहनत से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई थी। एक ब्रिलियंट दिमाग, एक ड्रीमर, एक सेल्फ मेड स्टार, और अचानक ऐसे चला गया जैसे कोई कहानी अधूरी रह गई हो। लेकिन क्या सच में ये सब इतना सिंपल था? क्या सिर्फ डिप्रेशन की वजह से एक इंसान जो 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहा था, जो स्पेस में जाने का सपना देख रहा था, वो अचानक खुद को खत्म कर लेगा? या फिर इस कहानी में कुछ और है, कुछ जो बॉलीवुड छुपाना चाहता है? आज मैं आपको ले जाऊंगा उस रात में, उस अपार्टमेंट के अंदर, उन सवालों के बीच जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी की मौत की कहानी नहीं है दोस्तों, ये है बॉलीवुड के सबसे डार्क सीक्रेट्स में से एक। तो चलिए शुरू करते हैं वहां से जहां सब कुछ खत्म हुआ। 13 जून की रात से लेकर 14 जून की सुबह तक वो कुछ घंटे जो आज भी एक पहेली बने हुए हैं। बांद्रा के मॉन्ट ब्लॉन्क बिल्डिंग, पंचोली अपार्टमेंट, यहीं पर सुशांत अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ रह रहा था। लेकिन 13 जून को रिया अचानक वो अपार्टमेंट छोड़कर चली जाती है। क्यों? एग्जैक्टली उसी वक्त क्यों जब सुशांत को सबसे ज्यादा किसी की जरूरत थी? उस रात क्या हुआ अपार्टमेंट के अंदर, ये आज तक पूरी तरह क्लियर नहीं है। अगली सुबह 14 जून सुबह करीब 10 बजे के आसपास सुशांत का स्टाफ उनके रूम का दरवाजा खटखटाता है। कोई जवाब नहीं। घंटों गुजर जाते हैं, दोपहर होने को आती है, फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। आखिरकार जब दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं तो जो नजारा सामने आता है वो देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। सुशांत का शरीर लटका हुआ मिलता है, लेकिन सीन में कुछ था जो समझ नहीं आ रहा था। पोजीशन कुछ अजीब थी। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बाद में कहेंगे कि लिगेचर मार्क्स की पोजीशनिंग में कुछ गड़बड़ है, और फिर शुरू होती है वो घटनाओं की चेन जो आज तक सवालों के घेरे में है। मुंबई पुलिस पहुंचती है, लेकिन क्राइम सीन को प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं किया जाता। सीसीटीवी फुटेज गायब, बिल्डिंग के कैमरास की रिकॉर्डिंग्स मिसिंग। ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों कि इतने बड़े केस में बेसिक एविडेंस ही गायब हो जाए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, कहती है एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जब इस रिपोर्ट को देखते हैं तो उन्हें कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आते हैं। बॉडी के मार्क्स, टाइमिंग, पोजीशन, सब कुछ मेल नहीं खा रहा था। कूपर हॉस्पिटल में क्या हुआ उस दिन? क्यों इतनी जल्दबाजी में सब कुछ कंक्लूड कर दिया गया? फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने जो देखा, एम्बुलेंस स्टाफ, पुलिस ऑफिसर्स, उनकी स्टेटमेंट्स में भी डिस्क्रिपेंसीज थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ। सीन को टैंपर किया गया था या नहीं, ये सवाल आज भी खड़ा है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब प्लान था, अगर सुशांत ने सच में खुद को खत्म करने का डिसीजन लिया था, तो उन्होंने कोई नोट क्यों नहीं छोड़ा? एक राइटर, एक थिंकर, एक इंसान जो अपने थॉट्स क्लियरली एक्सप्रेस करता था, वो बिना कुछ कहे कैसे चला जाएगा? मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इतने लूप होल्स थे कि पूरे देश ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। टाइमलाइन मैच नहीं कर रही थी, विटनेसेस की स्टेटमेंट्स बदल रही थी, एविडेंस गायब हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे डेलिबरेटली कुछ छुपाया जा रहा हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, सुशांत की मेंटल स्टेट एक्चुअली कैसी थी? क्या वो सच में इतने डिप्रेस थे कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया, या फिर ये एक नैरेटिव था जो बनाया गया उनकी मौत को जस्टिफाई करने के लिए? चलिए बात करते हैं उस थ्योरी की जो सबसे पहले सामने आई, डिप्रेशन। हर जगह ये कहा जा रहा था कि सुशांत मेंटली डिस्टर्ब्ड थे, उन्हें क्लिनिकल डिप्रेशन था, वो दवाइयां ले रहे थे। लेकिन रियलिटी क्या थी दोस्तों? देखिए, डिप्रेशन एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है और मैं इसे कम नहीं आंकता, लेकिन सुशांत के केस में जो चीजें सामने आई वो बहुत कंफ्यूजिंग थी। पहली बात, उनका डायग्नोसिस किसने किया, कब किया, मेडिकल रिकॉर्ड्स कहाँ हैं, एग्जैक्टली कौन सी दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई थी और किस डॉक्टर ने? इन सवालों के क्लियर जवाब कभी नहीं मिले। लेकिन जो चीज और भी इंटरेस्टिंग है वो है सुशांत के क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स का कहना। उनकी बहन ने ओपनली कहा कि सुशांत डिप्रेस्ड नहीं थे। अंकिता लोखंडे ने कहा कि वो सुशांत को बरसों से जानती है और वो ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकते। उनके फ्रेंड्स जो उनसे रेगुलरली कांटेक्ट में थे, वो कहते हैं कि सुशांत एक्साइटेड थे अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। उनके पास प्लान्स थे, बहुत सारे प्लान्स, नासा जाने का प्लान, अपनी प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का प्लान, नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का प्लान। 50 से ज्यादा ड्रीम्स की लिस्ट थी उनकी। क्या एक डिप्रेस्ड इंसान इतना सब प्लान करता है? लास्ट कुछ महीनों के व्हाट्सएप चैट्स और वॉइस नोट्स जब सामने आए तो उनमें सुशांत होपफुल और पॉजिटिव नजर आ रहे थे। हाँ, कुछ टेंशंस थी, प्रोफेशनल टेंशंस, रिलेशनशिप टेंशंस, लेकिन क्या इतनी कि खुद को खत्म कर ले? पब्लिकली भी सुशांत कभी ऐसे नहीं दिखे जो डीपली डिप्रेस्ड हो। तो फिर ये डिप्रेशन की थ्योरी कहाँ से आई? कौन पुश कर रहा था इस नैरेटिव को और क्यों? क्योंकि अगर ये सुसाइड
सुसाइड केस है तो इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाती है, सब कुछ रैप अप हो जाता है। मेंटल हेल्थ इशू था, सैड बट केस क्लोज्ड। लेकिन क्या सच में इतना सिंपल था? मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन का कंट्रोल किसके हाथ में था? कौन डिसाइड कर रहा था कि सुशांत को क्या लेना है क्या नहीं? ये सारी चीजें एक पैटर्न बनाती हैं दोस्तों, एक ऐसा पैटर्न जो किसी और की तरफ इशारा करता है। कोई जो सुशांत की लाइफ में आया और धीरे धीरे सब कुछ कंट्रोल करने लगा। मेंटल हेल्थ को एक वेपन की तरह यूज किया गया इस केस में, एक शील्ड की तरह जिसके पीछे असली सच को छुपाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एक नाम बार बार सामने आने लगा, रिया चक्रवर्ती। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने सुशांत की जिंदगी में एंट्री की और फिर सब कुछ बदल गया। रिया चक्रवर्ती एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जो सुशांत से एक पार्टी में मिली, रोमांस शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे रिया मूव कर गई सुशांत के साथ। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है ना, दो लोग प्यार में हैं, साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर जो होना शुरू हुआ वो नॉर्मल नहीं था दोस्तों। सुशांत के पुराने दोस्त जो उनके साथ बरसों से थे वो एक एक करके उनकी लाइफ से गायब होने लगे। क्यों? क्योंकि रिया नहीं चाहती थी कि कोई और सुशांत के करीब हो। सुशांत का स्टाफ जो उनके साथ लंबे समय से काम कर रहे थे उन्हें निकाला जाने लगा, नए लोग आने लगे, ऐसे लोग जो रिया के कॉन्टैक्ट्स थे। सुशांत अकेले होते जा रहे थे, आइसोलेटेड, अपने ही घर में, अपनी ही जिंदगी में वो सराउंडेड थे ऐसे लोगों से जो एक्चुअली उनके नहीं थे। और फिर आती है पैसों की बात। 15 करोड़ रुपए, करीब 15 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस सुशांत के अकाउंट से पैसे निकल रहे थे और जा रहे थे रिया से जुड़े अकाउंट्स में। यूरोप की लग्जरी ट्रिप्स, महंगे गिफ्ट्स, प्रॉपर्टी डील्स, सब कुछ सुशांत के पैसों से। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, फाइनेंशियल कंट्रोल तो बस शुरुआत थी, असली खेल था इमोशनल और मेंटल कंट्रोल का। सुशांत के फैमिली से रिया का बिहेवियर देखा जाए तो पता चलता है कि वो डेलिबरेटली सुशांत को उनके फैमिली से दूर कर रही थी। उनकी बहन से झगड़े, फैमिली फंक्शन से गायब रहना, ये सब प्लान था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई और व्हाट्सएप चैट सामने आए तो पूरी तस्वीर क्लियर हो गई। उन चैट्स में दिखता है कि कैसे रिया और उसका भाई शौविक पाउडर का नेटवर्क चला रहे थे। मैसेजेस थे सप्लायर्स के साथ, पेमेंट्स की बात हो रही थी, कोडेड लैंग्वेज यूज की जा रही थी और सुशांत उन्हें भी इसमें फंसाया जा रहा था डेलिबरेटली। क्योंकि जब एक इंसान मेंटली अनस्टेबल हो, जब वो सब्सटेंसेस के इन्फ्लुएंस में हो तो उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। डॉक्टर्स के पास जाने से रोका जाता था, प्रॉपर मेडिकल हेल्प नहीं दी जाती थी, इंस्टेड ऐसी चीजें दी जा रही थीं जो सुशांत को और ज्यादा डिपेंडेंट बनाती थी। चैट मैसेजेस में रिया का एक पैटर्न दिखता है, तू मेरे बिना कुछ नहीं है, मैं चली जाऊंगी तो क्या करेगा, तुझे मेरी जरूरत है। ये क्लासिक मेंटल मैनिपुलेशन है दोस्तों। एक सक्सेसफुल कॉन्फिडेंट इंसान को तोड़ना, उसकी सेल्फ वर्थ कम करना, उसे डिपेंडेंट बनाना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अंकिता लोखंडे के साथ जब सुशांत थे तब वो कैसे थे और रिया के साथ आने के बाद कैसे बदल गए। अंकिता ने खुद कहा कि सुशांत कभी ऐसा इंसान नहीं था जो गिव अप करे, वो फाइटर था, एम्बिशियस था। लेकिन रिया के आने के बाद धीरे धीरे वो बदलने लगा। एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में रिया को गिरफ्तार किया गया, पाउडर एंगल खुलकर सामने आया, उसका नेटवर्क, उसके कनेक्शंस, सब कुछ एक्सपोज हो गया। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद बेल मिल गई और आज कंप्लीट साइलेंस, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। पैसे कहाँ गए, वो 15 करोड़ कहाँ खर्च हुए, यूरोपियन बैंक अकाउंट्स में क्या ट्रांजैक्शंस हुए, ये सब क्वेश्चंस आज भी अनआंसर्ड है। रिया चुप है, उसके लॉयर्स सब हैंडल कर रहे हैं और सुशांत वो तो इस दुनिया में ही नहीं रहे। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेकिन एक मिनट रुकिए दोस्तों, क्या सिर्फ रिया थी इस पूरे खेल में या फिर कोई और भी था, कोई बड़ा, कोई ज्यादा पावरफुल? क्योंकि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस अकेले इतना बड़ा गेम प्लान नहीं बना सकती। ये सब करने के लिए सुशांत जैसे एस्टैब्लिश्ड एक्टर को टारगेट करने के लिए बैकिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। और वो सब कहां से आएगा? बॉलीवुड के उस सिस्टम से जो आउटसाइडर्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। चलिए अब पर्दा उठाते हैं बॉलीवुड के उस डार्क साइड का जिसकी वजह से सुशांत की कहानी ट्रैजिक एंडिंग तक पहुंची। ये सिर्फ रिया की कहानी नहीं है दोस्तों, ये है पूरे बॉलीवुड सिस्टम की कहानी। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, कैम्स और साबताज की कहानी। सुशांत सिंह राजपूत एक आउटसाइडर थे, दिल्ली का लड़का जो इंजीनियरिंग कर रहा था डीसीई में, छोड़ दी सब कुछ एक्टिंग के सपने के लिए। मुंबई आया, स्ट्रगल किया, टीवी सीरियल्स में काम किया, पवित्र रिश्ता से शुरुआत की और इतना पॉपुलर हो गया कि लोग उन्हें मानव के नाम से जानने लगे। लेकिन सुशांत को सिर्फ टीवी स्टार नहीं बनना था, उन्हें बॉलीवुड में एंट्री चाहिए थी और कई पोछे से वो एंट्री मिली। फिल्म हिट हुई, सुशांत की एक्टिंग को अप्रिशिएट किया गया, लेकिन फिर भी बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शंस, जहां स्टार किड्स को रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलता है, जानवी कपूर, सारा अली खान, अनन्या पांडे, एक के बाद एक लॉन्च होते गए। लेकिन सुशांत, उन्हें कभी करण की फिल्म में काम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो करण के कैंप से नहीं थे, क्योंकि उनका कोई गॉडफादर नहीं था इंडस्ट्री में। अवार्ड फंक्शंस, जहां सुशांत को MS धोनी जैसे आइकॉनिक रोल के लिए भी नजरअंदाज किया गया। पार्टीज और इवेंट्स, जहां स्टार किड्स की भीड़ होती थी, लेकिन आउटसाइडर्स के लिए कोई जगह नहीं। ये डेलिब्रेट एक्सक्लूजन था दोस्तों।
दोस्तों, सिस्टमैटिकली एक टैलेंटेड एक्टर को साइडलाइन किया जा रहा था। और फिर है संजय लीला भंसाली का वो इंसिडेंट जो बहुत कम लोग जानते हैं। सुशांत को उनकी एक फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन फिर बाद में रोल किसी और को दे दिया गया। और जब सुशांत ने पूछा क्यों, तो जो जवाब मिला वो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। भंसाली ने कहा था, तुम्हारे जैसे के लिए ये फिल्म नहीं है। धर्मा प्रोडक्शंस और यशराज फिल्म्स, दो सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, इन दोनों ने सुशांत को सिस्टमैटिकली बॉयकॉट किया। ड्राइव जैसी फिल्म को शेल्फ पर रख दिया गया बरसों तक। राब्ता को प्रॉपरली प्रमोट नहीं किया गया। जब फिल्म थिएटर्स में रिलीज होती तो स्क्रीन्स कम मिलते, मार्केटिंग बजट कम होता। सलमान खान का कैंप, जो बॉलीवुड में बहुत पावरफुल है, वो भी सुशांत के अगेंस्ट था। क्यों? क्योंकि सुशांत इंडिपेंडेंट थे, अपनी बात रखते थे, किसी के आगे झुकते नहीं थे। और ये बात इन कैंप्स को पसंद नहीं आती थी। मीडिया पोर्टल्स पर ब्लाइंड्स प्लांट किए जाने लगे। सुशांत डिफिकल्ट एक्टर है, अनप्रोफेशनल है, डेट्स नहीं देता, बजट मांगता बहुत है। ये सब फेक स्टोरीज थी जो डेलिबरेटली फैलाई जा रही थी उनकी इमेज खराब करने के लिए। पीआर मशीनरी फुल फोर्स में काम कर रही थी सुशांत के अगेंस्ट। बिग प्रोडक्शन हाउसेज ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था सुशांत को। कहानी ये थी कि अगर तुम सुशांत के साथ काम करोगे तो हमारे साथ काम नहीं कर पाओगे। डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, राइटर्स को, सबको चूज करना पड़ता था। और ऑब्वियसली वो उस साइड जाते थे जहां पावर था, जहां पैसा था। महेश भट्ट, जिनका कनेक्शन रिया से था, उनका बिहेवियर भी बहुत सस्पिशियस था। सुशांत से उनकी मीटिंग्स, उनकी बातचीत, सब कुछ रिकॉर्डेड था। एंड व्हेन दोज रिकॉर्डिंग्स सामने आए तो लोगों को शक हुआ कि क्या भट्ट किसी बड़े प्लान का हिस्सा तो नहीं थे। करण जौहर का कॉफी विद करण एपिसोड याद है, जहां ओपनली नेपोटिज्म को जस्टिफाई किया गया, जहां आउटसाइडर्स का मजाक उड़ाया गया। सुशांत ने उस एपिसोड को देखा था और बाद में अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये सब अनफेयर है, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया। अवार्ड शोज में भी यही हाल था। MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, एक बायोपिक जिसमें सुशांत की एक्टिंग वर्ल्ड क्लास थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स, क्रिटिक्स ने प्रेज किया, लेकिन जब अवार्ड्स की बात आई तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसी और को चला गया। ये सिर्फ एक बार नहीं, बार बार हुआ। ग्रुपिज्म और कैंप्स, ये बॉलीवुड की रियलिटी है। अगर तुम किसी कैंप में नहीं हो तो तुम्हारे लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। स्टार किड्स ऑटोमेटिकली एक कैंप में होते हैं, उनके लिए सब कुछ इजी है, लेकिन आउटसाइडर्स, उन्हें हर कदम पर लड़ना पड़ता है। सुशांत ने ओपनली बात की थी नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के बारे में। उन्होंने कहा था कि सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, लेकिन जब तुम सिस्टम के अगेंस्ट बोलते हो तो सिस्टम तुम्हें क्रश कर देता है। और यही हुआ सुशांत के साथ। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का जेलसी, ये भी एक बड़ा फैक्टर था। सुशांत सेल्फ मेड है, उन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ अचीव किया था। कोई गॉडफादर नहीं था, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, और फिर भी वो सक्सेसफुल हो रहे थे। एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रहे थे, टेलीस्कोप खरीदे थे, नासा जाने की प्लानिंग कर रहे थे। उनका नॉलेज, उनकी इंटेलिजेंस, ये सब औरों को जलन पैदा कर रहा था। स्टार किड्स, जो बिना टैलेंट के फिल्म्स में लॉन्च हो रहे थे, उन्हें ये पसंद नहीं था कि एक आउटसाइडर इतना पॉपुलर हो, इतना टैलेंटेड हो। तो क्या किया गया? सिस्टमैटिकली उन्हें अपॉर्चुनिटीज से दूर किया गया, फिल्म से कट किया गया, प्रोजेक्ट्स को शेल्फ किया गया। कंगना रनौत ने सुशांत की मौत के बाद पूरे बॉलीवुड को एक्सपोज किया। उन्होंने खुलकर कहा कि यही सब हुआ था सुशांत के साथ। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, गैंग्स, कैंप्स, ये सब रियलिटी है और इसी सिस्टम ने सुशांत को तोड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ प्रोफेशनल जेलसी थी या फिर कुछ और भी था? क्या सुशांत को इतना बड़ा खतरा मान लिया गया था कि नहीं, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन सोचिए दोस्तों, एक इंसान जो सच बोलता है, जो सिस्टम को चैलेंज करता है, जो अपनी बात रखता है, ऐसे इंसान को पावरफुल लोग पसंद नहीं करते। और फिर वो 14 जून की सुबह सब कुछ खत्म। एक राइजिंग स्टार, एक ब्रिलियंट माइंड, एक फाइटर चला गया। लेकिन क्या सच में वो खुद गया या फिर उसे भेजा गया? ये सवाल आज भी करोड़ों लोगों के मन में है। तो अब सवाल उठता है, क्या ये सच में वो था जो बताया गया या फिर कुछ और था? कॉन्स्पिरेसी थियरीज इतनी सारी की काउंट करना मुश्किल है, लेकिन कुछ सवाल, कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आज भी परेशान करते हैं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो इतने धूमधाम से शुरू हुई थी, आज कहाँ है? 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं, कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं। क्यों? क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये केस या फिर डेलिबरेटली रोका जा रहा है? एम्स की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि कोई फाउल प्ले नहीं था, लेकिन इंडिपेंडेंट फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जब उसी एविडेंस को देखते हैं तो उन्हें अलग कंक्लूजन्स मिलते हैं। बॉडी के मार्क्स, लिगेचर की पोजीशनिंग, टाइमिंग, सब कुछ एम्स की रिपोर्ट से मैच नहीं करता। तो किसकी रिपोर्ट सही है? पॉलिटिकल कनेक्शंस और प्रेशर, ये भी एक एंगल है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, उस समय कुछ लोगों के कनेक्शंस, कुछ पॉलिटिशियंस के साथ, क्या इन सब चीजों ने इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस किया? सुशांत के पिता ने ये एलिगेशन लगाया था कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। कूपर हॉस्पिटल, जहां पोस्टमार्टम हुआ, वहां की एक्टिविटीज भी बहुत सस्पिशियस थी। कुछ विटनेसेस का कहना था कि प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया। मेडिकल रिकॉर्ड्स में टैंपरिंग की शंका थी, लेकिन इन सब बातों को सीरियसली नहीं लिया गया। की विटनेसेस जो इनिशियली बोल रहे थे, वो अचानक साइलेंट क्यों हो गए? डर, धमकी
धमकी या फिर कुछ और? फ्लैट में जो स्टाफ था, बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स, नेबर्स, सबने पहले कुछ बोला फिर अपनी स्टेटमेंट्स बदल दी। दिशा सेलियन का केस, ये तो और भी मिस्टीरियस है। सुशांत की मैनेजर दिशा की मौत सिर्फ 5 दिन पहले एक हाई राइज बिल्डिंग से गिरना, ये भी बताया गया एक्सीडेंट। लेकिन कनेक्शन क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि दिशा को कुछ पता था, कुछ ऐसा जो नहीं पता चलना चाहिए था। सर्वर डेटा गायब, फोन रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो इस केस को सॉल्व कर सकता था वो सब मिस्टीरियसली गायब हो गया। क्लाउड स्टोरेज, ईमेल्स, मैसेजेस, कुछ भी प्रॉपर्ली रिट्रीव नहीं किया जा सका। टेक्निकल एक्सपर्ट्स का कहना था कि डेलिबरेटली डेटा को डिलीट किया गया था। महेश भट्ट की सुशांत के साथ लास्ट मीटिंग जो रिकॉर्डेड थी, उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो सस्पिशियस लगी। कोडेड लैंग्वेज, इनडायरेक्ट थ्रेट्स, कुछ तो था जो नॉर्मल नहीं था। लेकिन उस रिकॉर्डिंग को एविडेंस के तौर पर सीरियसली नहीं लिया गया। यूरोपियन बैंक अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस, सुशांत के पैसे कहाँ गए, किसके अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए, स्विस बैंक्स, ऑफशोर अकाउंट्स, ये सब इन्वेस्टिगेट किया गया या नहीं? मनी ट्रेल फॉलो करने से बहुत कुछ पता चल सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि डेलिबरेटली उस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। पावरफुल लोगों को प्रोटेक्ट करना, ये तो हमारे कंट्री में नया नहीं है ना। जब इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व होते हैं तो जस्टिस मिलना मुश्किल हो जाता है। विटनेसेस डर जाते हैं, एविडेंस गायब हो जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्लो हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, कुछ कहते हैं बॉलीवुड माफिया, कुछ कहते हैं दोनों टुगेदर थे। ट्रुथ क्या है ये शायद कभी पता ना चले, लेकिन जो क्लियर है वो ये कि पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। दोस्तों, क्या सच में सिद्धार्थ शुक्ला को करण जौहर और महेश भट्ट जैसे नेपोटिज्म को सपोर्ट करने वाले डायरेक्टर्स ने मरवाया था, या फिर सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु ड्रग्स के ओवरडोज कंजम्पशन की वजह से हुई थी? क्या सचमुच इतना हट्टा कट्टा इंसान रातों रात बिना किसी बीमारी के मर सकता है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश की गई थी? अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो बॉलीवुड में आउटसाइडर को कैसा ट्रीट किया जाता है और बॉलीवुड की इंटरनल पॉलिटिक्स कैसे होती है, ये देखने के बाद आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी। चलिए जानते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी। सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 22 दिसंबर 1980 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जहां उनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे, वहीं उनकी मां एक नॉर्मल हाउसवाइफ थीं। घर में ज्यादा पैसे ना होने की वजह से सिद्धार्थ की शुरुआती पढ़ाई उन्हीं के मोहल्ले के एक प्राइवेट स्कूल में हुई, जिस स्कूल का नाम था सेंट जेवियर्स हाई स्कूल। दोस्तों, सिद्धार्थ बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज नहीं थे, बल्कि भारत में उनका बहुत ज्यादा मन लगता था। वो फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छे थे। स्कूल में जब भी स्पोर्ट्स डे का आयोजन होता था तब सिद्धार्थ उसमें अपने स्कूल की फुटबॉल टीम को लीड किया करते थे और कई बार वो इन टूर्नामेंट्स में जीत भी किया करते थे। दोस्तों, सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत ज्यादा जिद्दी थे। वो जिस भी चीज को ठान लेते थे उस चीज को करके ही मानते थे। वो कभी किसी से डरते नहीं थे और ना ही दबते थे। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत कमाल की थी, जिसकी वजह से ही वो अपने स्कूल की फुटबॉल टीम को लीड करते थे और उन्हें कई बार टूर्नामेंट्स में जिताए भी करते थे। धीरे धीरे सिद्धार्थ बड़े होते हैं और 10वीं की परीक्षा नजदीक आ जाती है। 10वीं के बोर्ड में सिद्धार्थ बहुत मेहनत करते हैं, मगर दोस्तों सिद्धार्थ पढ़ने में उतने अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से 10वीं के बोर्ड में उनके सिर्फ 72% ही आए थे। मगर इस दौरान उन्होंने फुटबॉल खेलना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। 72% आने के बाद उन्होंने 11वीं और 12वीं में मैथ सब्जेक्ट को चुना। इस दौरान सिद्धार्थ की जिंदगी में सिर्फ एक सपना था, फुटबॉलर बनने का। मगर जैसे जैसे 12वीं की बोर्ड परीक्षा नजदीक आती है, सिद्धार्थ फुटबॉल छोड़कर तैयारी में लग जाते हैं। 12वीं की परीक्षा के बाद सिद्धार्थ सिर्फ 65% से ही पास हो पाते हैं। 12वीं की पढ़ाई खत्म होने के बाद सिद्धार्थ फुटबॉल कोर्ट को ज्वाइन करने का फैसला लेते हैं। मगर दोस्तों, सिद्धार्थ एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, जिसकी वजह से उनके घर वाले सिद्धार्थ का फुटबॉल खेलना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पिता एक नॉर्मल से सिविल इंजीनियर थे। इस चीज ने सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा डिप्रेस कर दिया था। इसके बाद सिद्धार्थ अंदर से टूट जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका 1 साल पूरा बर्बाद हो जाता है। मगर अगले साल तक सिद्धार्थ इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो अपनी फैमिली की आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छे से समझते हैं और अगले साल ही वो ग्रेजुएशन करने का फैसला करते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ ने रचना संसद स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग से इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना शुरू कर दिया था। ये कोर्स लगभग 4 सालों का था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने फुटबॉलर बनने के सपने को कभी पीछे नहीं छोड़ा था। वो ग्रेजुएट भी करते रहे और फुटबॉल भी खेलते रहे। दोस्तों, सिद्धार्थ की नेचुरल हाइट 6 फीट 1 इंच थी और फुटबॉल खेलने की वजह से उनकी फिजिक्स भी बहुत अच्छी बन गई थी। वो रोजाना जिम भी जाया करते थे और इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ। दरअसल दोस्तों, ये बात है 2002 की, जब सिद्धार्थ एक दिन जिम में गए हुए थे। इस दौरान सिद्धार्थ पर एक मॉडलिंग एजेंट की नजर पड़ी। उस मॉडलिंग एजेंट ने सिद्धार्थ से कहा कि तुम्हारी हाइट भी अच्छी है, बॉडी भी अच्छी है और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी कूट कूट कर भरा हुआ है। तुम एक बार मॉडलिंग शो में हिस्सा लेकर क्यों नहीं देखते? क्या पता तुम्हारा करियर वहीं बन जाए। सिद्धार्थ ने ये बात सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो एक बार ये भी ट्राई करके देखते हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद मुंबई में एक रैंप वॉक शो हो रहा था।
सिद्धार्थ कहते हैं कि चलो एक बार ट्राई करके देखता हूँ। सिद्धार्थ जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ना तो कभी कैमरा फेस किया था और ना ही किसी जज को। मगर सिद्धार्थ अपने आप को संभालते हैं और बढ़िया से रैंप वॉक पर जाकर वॉक करते हैं। उनकी वॉक को देखकर जज बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि सिद्धार्थ के अंदर वो कॉन्फिडेंस है और वो डिसिप्लिन है जो एक मॉडल के अंदर होना चाहिए, जिसकी वजह से सिद्धार्थ ने इस शो को जीत लिया। इस शो को जीतने के बाद सिद्धार्थ का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। सिद्धार्थ को लगता था कि वो अब डायरेक्ट नेक्स्ट सुपरस्टार ही बन जाएंगे। मगर दोस्तों, सिद्धार्थ का ये कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया, सिद्धार्थ को पता ही नहीं चला। इसकी कुछ महीनों बाद मुंबई के एक जगह पर फिर से रैंप वॉक शो हो रहा था। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मॉडल आए हुए थे, जिनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा फेमस भी थे। जैसे ही सिद्धार्थ वहां पर जाकर ऑडिशन के लिए अप्लाई करते हैं, सिद्धार्थ को वहां घुसने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस चीज ने सिद्धार्थ को अंदर से बहुत ही ज्यादा झटका दिया था। कहां वो पहले रैंप वॉक शो को जीत चुके हैं और यहाँ उन्हें घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। इस चीज को सिद्धार्थ ने अपने दिल पर ले लिया था और सिद्धार्थ बचपन से ही जिद्दी तो थे ही। इसके बाद सिद्धार्थ ने ठान लिया था कि अब तो वो कुछ करके ही दिखाएंगे, जिसके बाद से सिद्धार्थ जिम में ज्यादा समय बिताना शुरू कर देते थे। सुबह 4 घंटे और शाम 4 घंटे तक वो जिम में वर्कआउट करते थे और अपनी फिजिक्स पर बहुत ज्यादा काम करते थे। इसके बाद उन्होंने फिर से कई सारे मॉडलिंग शोज में हिस्सा लिया, जिनमें से कुछ में सिद्धार्थ को जीत मिली तो कुछ में उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। मगर सिद्धार्थ ने कभी भी अपनी हार को अपने आत्मविश्वास गिरने की वजह नहीं बनाया, बल्कि जब भी वो हारते थे तब उस चीज से वो कुछ ना कुछ सीख जरूर ले लेते थे। इसी दौरान सन 2005 में उनकी जिंदगी बदलने वाली एक अपॉर्चुनिटी उनके सामने आई। दरअसल दोस्तों, सन 2005 में बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट होने वाला था तुर्की में, जिसमें सिद्धार्थ हिस्सा लेना चाहते थे, क्योंकि इस शो में जो भी जीतता है उसकी जिंदगी रातों रात पलट जाती है। मगर दोस्तों, यहाँ पर समस्या ये थी कि सिद्धार्थ एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे और उन्हें तुर्की जाने के लिए पैसे नहीं थे। उस समय तुर्की जाने और आने में और वहाँ का खर्च उठाने में लगभग 1 लाख रुपए का बजट बन रहा था, मगर वो इन पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। जैसे तैसे करके उनके घर वालों ने उन्हें 50,000 रुपए देने तक की बात कही, मगर फिर भी 50,000 रुपए कम पड़ रहे थे। इस समय सिद्धार्थ की एक बचपन के दोस्त ने उनका साथ दिया और उन्हें 50,000 रुपए दिए, जिसकी वजह से सिद्धार्थ तुर्की गए। तुर्की जाने के बाद सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गए थे, क्योंकि पहली बार उन्होंने इतने बड़े मॉडलिंग शो में हिस्सा लिया था, जहां पर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट से लोग आए हुए थे इस शो में हिस्सा लेने के लिए, जिनमें से कुछ कंटेस्टेंट सिद्धार्थ से बहुत ही ज्यादा हैंडसम और कॉन्फिडेंट लग रहे थे। मगर सिद्धार्थ यहाँ डरते नहीं है, बल्कि वो इस शो में हिस्सा लेते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से अपना रैंप वॉक प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कई घंटे तक चले इस मॉडलिंग कॉन्टेस्ट के बाद अब वक्त आ गया था विनर डिसाइड करने का। सिद्धार्थ को लग रहा था कि शायद वो इस कॉन्टेस्ट में नहीं जीतेंगे, क्योंकि उनसे भी कई ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग मॉडल्स ने इसमें हिस्सा लिया था। मगर जैसे ही विनर का नाम टीवी पर टेलीकास्ट किया जाता है, सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस शो को सिद्धार्थ शुक्ला ने जीत लिया था। जज ने ये कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला के कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और काम नेचर को देखकर ही उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि सिद्धार्थ शुक्ला इस साल के बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रहेंगे। दोस्तों, ये बात सुनने में आपको बहुत छोटी लग रही होगी, मगर दोस्तों उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप के पहले ऐसे मॉडल बने जिन्होंने इस शो को जीता था। इस शो को जीतने के बाद सिद्धार्थ मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाते हैं। इसके बाद उनके पास बहुत सारे ब्रांड एंडोर्समेंट आने लगते हैं। उनकी फोटो फ्रंट पेज पर मैगजीन्स में छपने लगती हैं और कई टीवी सीरियल वाले उन्हें अपने टीवी सीरियल में लेने का ऑफर भी देने लगे थे। मगर सिद्धार्थ उन सारे ऑफर्स को ठुकरा दिया करते थे। दरअसल दोस्तों, उस समय जो सिद्धार्थ को रोल ऑफर होते थे वो बहुत ही ज्यादा छोटे रोल्स थे, जिन्हें देखकर सिद्धार्थ ये तो समझ गए थे कि ये टीवी सीरियल वाले मेरा करियर नहीं बल्कि अपना फायदा देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे रोल करने का ऑफर मिलता था, जिसकी वजह से सन 2005 में वो बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड जीते। और सन 2008 में लगभग 3 सालों तक इंतजार करने के बाद उन्हें उनके मन पसंद का एक ऑफर मिला। उस समय एक टीवी धारावाहिक आता था जिसका नाम था बाबुल का आंगन छोड़े ना। उसमें सिद्धार्थ को एक लीड रोल में काम करने का मौका मिला। उस शो में सिद्धार्थ शुभ राणावत का कैरेक्टर प्ले करते हैं। इस सीरियल में काम करना सिर्फ सिद्धार्थ के लिए एक बड़ी बात नहीं थी, बल्कि पूरे इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहली बार कोई एक्टर ऐसा था जिसे
पहले ही टीवी सीरियल में एक लीड रोल कास्ट किया गया था। दोस्तों, इस शो ने सिद्धार्थ शुक्ला के करियर को बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ा दिया था। सिद्धार्थ शुक्ला के इस शो में आने के बाद इस शो की टीआरपी बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से टीवी सीरियल वालों को भी बहुत फायदा हुआ और सिद्धार्थ को भी बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इस टीवी सीरियल के बाद सिद्धार्थ को घर घर में पहचाना जाने लगा था। सिद्धार्थ सन 2008 में इस सीरियल में काम करने के हर एपिसोड के लगभग 60,000 रुपए लिया करते थे, जिसकी वजह से उनके घर की आर्थिक स्थिति भी काफी सुधर गई थी। सन 2008 से लेकर सन 2012 तक सिद्धार्थ इसी टीवी सीरियल में काम करते हैं। मगर इस टीवी सीरियल में काम करने के दौरान ही सिद्धार्थ को एक बहुत बड़ा ऑफर मिलता है। उस समय कलर्स टीवी पर बालिका वधू नाम का टीवी सीरियल आता था, जिसे भारत में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता था। उस टीवी सीरियल के डायरेक्टर ने सिद्धार्थ को अप्रोच किया और एक लीड रोल देने का ऑफर दिया। सिद्धार्थ ने इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। बालिका वधू में सिद्धार्थ को शिवराज शेखर के रोल के लिए चुना गया था, जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर था। इस शो को ज्वाइन करने के बाद इस शो की टीआरपी बहुत बढ़ने लगी, जिसकी वजह से सिद्धार्थ अब बहुत बड़े ऑडियंस तक पहुंच गए और सिद्धार्थ की सोशल मीडिया पर फॉलोइंग भी बढ़ने लगी। इस शो के डायरेक्टर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि मैंने सिद्धार्थ जैसा टीवी एक्टर कहीं नहीं देखा। सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड एक्टर हैं, जो हमेशा सेट पर समय से पहले आ जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धार्थ के अंदर हर वो क्वालिटी है जो आगे चलकर एक सुपरस्टार बनने के लिए जरूरी होती है। बालिका वधू में काम करने के दौरान ही सन 2013 में उन्हें झलक दिखला जा सीजन 6 में जाने का मौका मिलता है, जहाँ सिद्धार्थ जाते हैं। मगर दोस्तों, सिद्धार्थ को डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता था, मगर सिद्धार्थ अपने कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन की वजह से डांस भी सीख लेते हैं। मगर अफसोस, सिद्धार्थ उस समय जीत नहीं पाते। मगर दोस्तों, सिद्धार्थ अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो झलक दिखला जा में शो जीतने नहीं गए थे, बल्कि अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए गए थे, और वो इस चीज में कामयाब भी हुए, क्योंकि सिद्धार्थ के जाने के बाद झलक दिखला जा सीजन 6 की टीआरपी भी बढ़ गई थी। बालिका वधू में काम करने के दौरान सिद्धार्थ ने कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड भी जीते। इतने सारे अवार्ड और टीवी शोज में काम करने के बाद सन 2014 में फाइनली उन्हें बॉलीवुड की तरफ से एक ऑफर मिलता है। दरअसल सन 2014 में हम्टी शर्मा की दुल्हनिया नाम की एक फिल्म बन रही थी, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला को एक साइड रोल करने का मौका मिला। इस फिल्म में मेन रोल पर वरुण धवन और आलिया भट्ट थे। मगर दोस्तों, जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई और यही सिद्धार्थ की पहली और आखिरी बॉलीवुड फिल्म बन गई। इसके कुछ सालों बाद जब एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने सिद्धार्थ से पूछा कि आप बॉलीवुड में अब क्यों फिल्में नहीं कर रहे, तब सिद्धार्थ पलट कर जवाब देते हैं कि मुझे बॉलीवुड में वो इज्जत नहीं मिलती है जो मुझे टीवी इंडस्ट्री में मिलती है। अगर मुझे बॉलीवुड में इज्जत मिलेगी तो मैं दोबारा जाऊंगा। दरअसल दोस्तों, सिद्धार्थ का इशारा नेपोटिज्म की तरफ था। वो समय ऐसा था जब बॉलीवुड में कोई भी आउटसाइडर बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा था, क्योंकि बड़े बड़े डायरेक्टर्स सिर्फ बड़े बड़े एक्टर्स के बच्चों को ही अपने फिल्मों में कास्ट कर रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला को पीछे खींचने में करण जौहर और महेश भट्ट जैसे बड़े डायरेक्टर्स का हाथ है, जो नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी जाकर बॉलीवुड में सुपरस्टार बन जाए। मगर सिद्धार्थ शुक्ला ने इस पर कोई भी बयान नहीं दिया। सन 2012 से लेकर 2015 तक सिद्धार्थ बालिका वधू सीरियल में काम करते हैं और 2012 में बालिका वधू सीरियल खत्म हो जाता है। इसके बाद 2016 में सिद्धार्थ खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में हिस्सा लेते हैं। खतरों के खिलाड़ी में सिद्धार्थ शुक्ला की पर्सनालिटी एक डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट बंदे की थी, जो किसी से भी बिल्कुल डरता नहीं था और किसी भी चुनौती से भिड़ जाता था। रोहित शेट्टी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि सिद्धार्थ जैसा कंटेस्टेंट मैंने आज तक खतरों के खिलाड़ी में नहीं देखा, जिसकी वजह से ही सिद्धार्थ शुक्ला चाहे अंडर वाटर कोई भी टास्क हो या फिर हवा में लटकाने वाला टास्क हो, सिद्धार्थ उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और जीतते भी थे। इसी वजह से खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 को सिद्धार्थ शुक्ला जीत लेते हैं और फिर से मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं। फिर अगले साल सन 2017 में दिल से दिल तक नाम के टीवी सीरियल को सिद्धार्थ ज्वाइन करते हैं, जहां पहले से ही रश्मिका देसाई काम करती थी। सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मिका देसाई उस समय टीवी इंडस्ट्री के 2 सबसे बड़े एक्टर्स माने जाते थे। इन दोनों के शो को ज्वाइन करने के बाद इस शो की टीआरपी बहुत बढ़ जाती है और ये उस समय इंडिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज में काउंट होने लगता है। मगर दोस्तों, इस शो में काम करने वाले लोगों का ये कहना था कि रश्मिका देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच एक बार बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी। शूटिंग के समय वो जैसे तैसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे, मगर जैसे ही कैमरा बंद होता था दोनों एक दूसरे से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला ने अगले ही साल सन 2018 में
ये टीवी सीरियल छोड़ दिया। इसके बाद सन 2019 में उन्हें बिग बॉस सीजन 13 में जाने का मौका मिला। बिग बॉस में जाने के बाद सिद्धार्थ बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, क्योंकि बिग बॉस में उनकी पर्सनैलिटी एक बहुत जिद्दी, फियरलेस और कॉन्फिडेंट कैरेक्टर की तरह उभर कर आई। वहां सिद्धार्थ की बहुत सारी लड़ाइयां भी होती थी, जिनमें सबसे ज्यादा लड़ाई उनकी असीम से होती थी। दिल से दिल तक में रश्मिका देसाई के साथ जो उनकी लड़ाई हुई थी, वो सारी चीजें बिग बॉस में भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि इसी सीजन में रश्मिका देसाई भी आई हुई थी। असीम और सिद्धार्थ शुक्ला की लड़ाई इतनी भयंकर होती थी कि जब भी इनकी लड़ाई का सीन चलता था, बिग बॉस की टीआरपी एकदम हाई लेवल पर चली जाती थी। जिस सीजन में सिद्धार्थ आए, वो आज तक का बिग बॉस का सबसे सुपर हिट सीजन माना जाता है, क्योंकि उससे पहले 13 सीजन आए थे और उसके बाद भी कई आए, मगर जितनी टीआरपी बिग बॉस सीजन 13 ने देखी, उतनी आज तक किसी और सीजन ने नहीं देखी। बिग बॉस में सिद्धार्थ सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही नहीं करते थे, बल्कि वहां अपनी लीडरशिप क्वालिटी भी दिखाते थे। और वहीं पर सिद्धार्थ को प्यार भी मिला, शहनाज गिल के रूप में। दोस्तों, बिग बॉस के दौरान ही सिद्धार्थ को शहनाज गिल से प्यार हो जाता है। पहले तो दोनों के बीच क्यूट सी फ्रेंडशिप चली, मगर धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप प्यार में बदल जाती है। इसी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला कई जगहों पर शहनाज गिल के साइड लेते हुए दिखाई देते थे और उन्हें बहुत प्रोटेक्ट भी करते थे। बिग बॉस में कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट नहीं था जो शहनाज गिल पर उंगली उठा सके, क्योंकि शो में सिद्धार्थ का ऐसा ऑरा बन गया था कि हर कोई उनसे डरता था। सिद्धार्थ और शहनाज की लव स्टोरी सिर्फ बिग बॉस तक नहीं रही, बल्कि बिग बॉस चलने के दौरान ही सोशल मीडिया पर सिडनाज हैशटैग पूरे ग्लोबल ट्रेंड में था। 3-4 महीने बिग बॉस में रहने के बाद फाइनली फाइनल दिन आता है और अनाउंस होता है कि सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस सीजन 13 जीत चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला बेहद फेमस हो जाते हैं, क्योंकि बिग बॉस की ऑडियंस बहुत बड़ी होती है। जहां टीवी सीरियल्स को ज्यादातर हाउसवाइफ और बच्चे देखते थे, वहीं बिग बॉस को हर एज ग्रुप के लोग देखते थे। जैसे ही ये खबर बाहर आती है कि सिद्धार्थ शुक्ला जीत गए हैं, फैंस पागल हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर जीत की लहर दौड़ जाती है। जैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला की गाड़ियों का काफिला उन्हें बिग बॉस घर से पिक करने आता है और वो बाहर निकलते हैं, फैंस का जबरदस्त जमावड़ा हो जाता है। चारों तरफ चक्का जाम हो जाता है, जिसकी वजह से सिद्धार्थ की सारी गाड़ियां उसी जाम में फंस जाती हैं। चारों तरफ फैंस का सपोर्ट दिखाई दे रहा था, मगर सिद्धार्थ को उस जगह से निकालने के लिए मुंबई पुलिस साइट पर आती है और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार मुंबई पुलिस सिद्धार्थ शुक्ला को उस भीड़ से बाहर निकाल ही देती है। मगर भीड़ से बाहर निकालने के बाद भी सिद्धार्थ के फैंस अपनी स्कूटी और मोटरसाइकिल से सिद्धार्थ के काफिले का पीछा करते रहते हैं। जैसे तैसे करके सिद्धार्थ शुक्ला घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद वो पहली बार स्टोरी लगाते हैं, थैंक यू एवरीवन, और अपनी ट्रॉफी वाली फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। वो फोटो उस समय कुछ ही मिनट में 1 मिलियन लाइक्स पार कर जाती है। बिग बॉस जीतने के बाद सिद्धार्थ का करियर बिल्कुल पीक पर चला गया था। ब्रांड एंडोर्समेंट, फोटोशूट, हर चीज की लाइन लग गई थी। सिद्धार्थ के पास बिल्कुल भी समय नहीं बचता था। सिद्धार्थ का ऐसा टाइम चल रहा था कि वो जिस भी चीज पर हाथ लगाते थे वो सोना बन जाती थी। जब सिद्धार्थ का करियर बिल्कुल पीक पर था, उसी समय सिद्धार्थ भुला दूंगा नाम के एक गाने में शहनाज गिल के साथ काम करते हैं और ये गाना इतना सुपर हिट होता है कि सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ये गाना यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज पार कर जाता है। इसके बाद सिद्धार्थ ने कई गानों में काम किया और सारे ही गाने सुपर हिट हो गए। सिद्धार्थ के पीछे ब्रांड्स की लाइन लग गई थी। उन्हें टीआरपी किंग का टैग भी देने लगे थे कुछ लोग। जब सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, सिद्धार्थ शुक्ला अपने करियर के बिल्कुल पीक टाइम पर थे, तभी 2 सितंबर 2021 को एक खबर आती है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब नहीं रहे। पहले तो ये खबर फैंस ने मानने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सिर्फ अफवाह है। मगर धीरे धीरे ये चीज हकीकत बनती गई और इसकी पुष्टि तब हुई जब मुंबई के फेमस कूपर हॉस्पिटल ने इस चीज को अनाउंस किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर बहुत अफवाहें उड़ने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु ड्रग्स की ओवरलोड कंजम्पशन की वजह से हुई। वहीं कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि शहनाज गिल ने ही खाने में जहर मिलाकर सिद्धार्थ को दिया, जिसकी वजह से सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई। और कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि करण जौहर और महेश भट्ट जैसे नेपोटिज्म को सपोर्ट करने वाले डायरेक्टर्स नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ शुक्ला आगे चलकर बॉलीवुड का सुपरस्टार बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को मरवा दिया। मगर दोस्तों, ये सारी बातें बिल्कुल फेक थीं। इन चीजों की पुष्टि किसी ने नहीं की। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु किस वजह से हुई।
दरअसल दोस्तों, सिद्धार्थ के मरने से कुछ महीने पहले तक का उनका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था। सिद्धार्थ डेली दिन रात शूट में बिजी रहते थे और उन्हें 24 घंटे में सिर्फ 3-4 घंटे नींद लेने का ही मौका मिलता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगे थे। उनकी हेल्थ भी धीरे धीरे डाउन हो रही थी। अब आते हैं उस मनहूस दिन पर जिस दिन सिद्धार्थ शुक्ला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दरअसल दोस्तों, 1 सितंबर 2021 को सिद्धार्थ बहुत सारी शूटिंग्स खत्म करके अपने घर आते हैं। घर आने के बाद वो अपनी मम्मी के साथ डिनर करते हैं और डिनर करके अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। बहुत ज्यादा थके होने की वजह से सिद्धार्थ बेड पर जाते ही सो जाते हैं, मगर उनकी नींद रात 2 बजे खुलती है जब उनके चेस्ट में हल्का हल्का पेन हो रहा था। पहले तो सिद्धार्थ ने इस पेन को इग्नोर किया, मगर धीरे धीरे ये पेन बढ़ने लगा। 4 बजे आते आते सिद्धार्थ को लगा कि शायद उन्हें एसिडिटी हो गई है, जिसके बाद उन्होंने एसिडिटी की गोली खाई और फिर से सो गए। सोने के तुरंत बाद ही सिद्धार्थ की नींद फिर खुल गई। सिद्धार्थ का चेस्ट पेन और बढ़ता जा रहा था। 6 बजे ये पेन सिद्धार्थ के सहन से बाहर हो गया। जैसे तैसे करके वो अपनी मम्मी के कमरे में जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और जैसे ही उनकी मम्मी सामने आती हैं, सिद्धार्थ शुक्ला वहीं गिर जाते हैं। इस तरीके से सिद्धार्थ की जमीन पर गिरने के बाद उनकी मम्मी बिल्कुल घबरा जाती हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर करें तो क्या करें। जैसे तैसे करके वो एम्बुलेंस को कॉल करती हैं और अपने सिद्धार्थ के कुछ दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स को भी वो तुरंत कॉल कर देती हैं। सुबह का समय था, जिसकी वजह से उनके घर पर लोगों को पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लग गया। लगभग 1 घंटे बाद 7 बजे के आसपास सिद्धार्थ के दोस्त सिद्धार्थ के घर पहुंचते हैं और उसी समय एम्बुलेंस भी सिद्धार्थ के घर पहुंच जाती है। तुरंत उन्हें उठाकर मुंबई के ही बहुत फेमस कूपर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। अस्पताल में जाने के बाद सिद्धार्थ को तुरंत आईसीयू में भर्ती किया जाता है और डॉक्टर तुरंत उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। सिद्धार्थ को आईसीयू में भर्ती करने के सिर्फ 2 मिनट बाद ही सारे डॉक्टर आईसीयू वार्ड से बाहर निकलते हैं और उनकी मम्मी से कहते हैं ही इज नो मोर। ये बात सुनकर सिद्धार्थ की मम्मी, उनके रिलेटिव्स और दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतना हट्टा कट्टा इंसान रातों रात कैसे मर सकता है। सुबह 8 बजे यह खबर सोशल मीडिया पर फैल गई कि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, जिसके बाद अफवाहों का पूरा सैलाब आ गया। इस खबर के निकलने के 1 दिन बाद सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर खुद मीडिया को बताते हैं कि जैसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, वो सारे दावे फर्जी और फेक हैं। डॉक्टर बताते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी में ना तो कोई ड्रग सब्सटेंस मिला है, ना ही उनके अंदर अल्कोहल का कोई ट्रेस मिला है और ना ही उनके शरीर पर किसी भी प्रकार का जख्म है। उनके खून में भी किसी प्रकार का जहर नहीं मिला, बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु सिर्फ एक वजह से हुई और वो वजह है हार्ट अटैक।